डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो टेंस टॉपिक का वीडियो नंबर 4 है। और इससे पहले कि आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अभी मैं इस सेशन में टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि जो भी वीडियोज़ के सेशन इस समय मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली अटेंशन के साथ पूरे एंड तक देखें अगर आप वाकई में टेंस पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। देखिए, पहले आप जिस भी कॉन्सेप्ट से आप टेंस सीखते थे, था है, रहा है, चुका है, कई सारे आप कॉन्सेप्ट यूज करते थे। मैं बता दूं, वो सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपके प्रॉब्लम को आसान तो कर सकते हैं, बट आपकी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को बिल्कुल कंप्लीटली सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो जिस हिसाब से मैं टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कोशिश है डेफिनेटली ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बशर्ते आपको बस ये करना है कि जितने भी सेशंस मैं अपलोड कर रहा हूं, पूरे मन के साथ ध्यान से हर एक वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट का। तो आप उस सेशन को डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको परेशान करते हैं। और सिंपली बहुत ही कम ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे मैंने देखी है जिसमें वाकई में पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको क्लियरली सही से बताया गया हो। मैक्सिमम ऑफ वीडियो में बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन दिया गया। इवन कई सारे अच्छे यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, अच्छे एडुकेटर्स की मैंने वीडियोस देखी, उसमें भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसके पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस टेंस पे अपलोड कर चुका हूँ। आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, तब जाकर के ये सेशन आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, अब इतनी सारी बातों के बाद आइए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। खैर, इससे पहले कि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आऊँ, एक छोटी सी बात फिर से मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि ऑलवेज बेटा याद रखिएगा कि जब कभी भी हम टेंस पढ़ते हैं तो याद रखिएगा टेंस में हम केवल 2 चीज़ की बात करते हैं। पहली टाइम की बात करते हैं और दूसरा हम वर्क की बात करते हैं। और आपको बस इसी 2 कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे टेंस को पढ़ना है। जो आपको पुराना कॉन्सेप्ट था रहा, चुका वगैरह वगैरह, प्लीज उस कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़ना बंद कर दीजिए। ओके, तो चलिए खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। पास्ट इंडेफिनिट देखिए ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। सो स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट थोड़ा सा मैं जल्दी कवर करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इजी है, फिर मैं आऊंगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए, पहले आपको बेटा ये जानना है कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें ये बताना होता है कि कोई भी काम प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, कोई भी काम जारी है। ओके एवरीवन, जब कोई काम हमने ऑब्जर्व किया वो जारी है तब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चूंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि अब आपको यहां पे ये भी ध्यान देना है जिस भी काम के आप जारी रहने की बात कर रहे हैं उस काम का प्रभाव प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस समय आप इस वाक्य को बोल रहे होंगे उस वाक्य का प्रभाव या वो काम प्रेजेंट में उस वक्त चलना नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे सेंटेंस, ऐसे काम की बात करेंगे जो बीते हुए समय में चल रहा था परंतु अभी नहीं चल रहा है, अभी उसके बारे में कोई आइडिया आपको नहीं। ओके एवरीवन, अब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ जो भी व्यक्ति उस काम को कर रहा है या फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको लिख देंगे। जैसे वो लिखेंगे उसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स आपको लगाना होता है वॉज वर्ब। अब आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि आखिर आप वॉज वर्ब लगाते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स वॉज वर्ब हम लगाते हैं पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो भी काम की आप बात कर रहे हैं उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, ये बताएगा कौन, वॉज वर्ब। अगर आप यहीं इज एम आर लगा देंगे तो इज एम आर बताएगा कि वो
कार्य प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, परंतु वॉज वर्ब क्या बताएगा कि उस कार्य का प्रभाव जिसकी आप चर्चा करने वाले हैं उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है। ओके एवरीवन। सिंगुलर एक वचन के साथ आप लगाएंगे वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे आप वर्ब। और जैसे ही आप वॉज वर्ब लगा देंगे उसके तुरंत बाद आप लगाएंगे वो वर्क, वो काम जो कि इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ओके एवरीवन। और जैसे ही आपको वो काम मिल जाए स्टूडेंट्स, उसमें आप ऐड कर देते हैं आईएनजी। आईएनजी क्यों ऐड करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है स्टूडेंट्स। एक्चुअल में आईएनजी किसी भी काम के जारी रहने की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि इस सेंटेंस में आप ऐसे काम की बात ही कर रहे हैं जो बीते हुए समय में चल रहा था। तो इन दोनों के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको वॉज वर्ब पे ध्यान देना है और दूसरा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ध्यान देना है। और जैसे ही आपको फिर वर्ब मिल जाए आईएनजी फॉर्म लगा दें, इसके बाद आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। और मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप वर्ब से किसका प्रश्न करेंगे, व्हाट का, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कि क्या का प्रश्न करेंगे। अभी मैं आगे एग्जांपल लूंगा और अपनी बातों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कई बार हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमें इंग्लिश में लिखना होता है। तो हमें यह जरूर मालूम होना चाहिए कि वास्तव में उन सभी वर्ड्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा, इसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं MPT, यानी कि सबसे पहले आप मैनर लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लेस और सबसे अंत में लिखते हैं टाइम। और मैं बता दूं ये जो मैनर, इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ये मैनर 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपका जो भी वर्ब होगा, वर्ब से आप प्रश्न पूछते हैं किसको या किसे का, कि क्या या किसको। आप जब प्रश्न करेंगे तो आपको कोई ना कोई उत्तर मिलेगा अगर आपको मैनर का ये वाला हिस्सा आपको उस वाक्य में दिया गया होगा। अगर ये आंसर आपको मिल जाए तब आप उसको इंग्लिश में लिख देंगे, अगर ना मिले, खैर मिल भी जाए, तो इसके बाद आप प्रश्न करते हैं कैसे का, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। आप हाउ का प्रश्न करेंगे, अगर कोई उत्तर आपको मिल रहा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अगर ना मिले तो फिर खैर आगे बढ़ जाइए और फिर आप क्वेश्चन करिए किसका, वाई का, यानी कि क्यों। अब क्यों के जवाब में अगर आपको कोई उत्तर मिल रहा है तब आप उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये 3 तरीके हैं जो कि मैनर के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्लेस। फिर आप पूछेंगे प्लेस मतलब कहाँ, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वेयर। आप वर्ब के साथ कहाँ, यानी कहाँ जा रहा है, अगर आपको कोई वहां आंसर मिल रहा है तब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। और सबसे एंड में आप क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, ये सारी बातें उनको डेफिनेटली बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ बेटा हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे, इसके बाद तुरंत हम चलेंगे अपने पास्ट परफेक्ट में और उस टॉपिक को अच्छे समझेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, टीचर वॉज टॉकिंग विद स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूं कि टीचर बच्चों से बात कर रहे थे, यानी मैं क्या बताना चाहता हूं, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो उस समय की मैं बात बता रहा हूं कि उस समय जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूं वो टीचर बच्चों से बात कर रहे थे। कर रहे थे का मतलब क्या हुआ, अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। जिस समय मैं किसी को ये बात बता रहा हूं उस समय बात करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं ये तब की बात बता रहा हूं जब मैंने उनको देखा था, परंतु वर्तमान की बात वो नहीं बता रहे। तब आप यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो कौन बात कर रहा था, आंसर मिलेगा टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम हु, यानी कि हिंदी में कौन का प्रश्न करते हैं। अब जैसे ही हमें टीचर मिल गया, यानी कि सब्जेक्ट मिल गया, अब हम क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय। टीचर सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। अगर यहीं पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन होता, तो स्टूडेंट्स हम क्या लगाते, वहां पर लगाते हुआ। ओके, फिर देखिए वो क्या कर रहे थे, काम क्या कर रहे थे, बात करने का। बात करने को बेटा बोलते हैं टॉक। बात करने को क्या बोलते हैं, बात करने को बोलते हैं टॉक। तो मैंने यहाँ पे टॉक लिख दिया। अब चूंकि मुझे ये बताना था कि वो काम जारी था, वो काम उस समय हो रहा था, तो मैं उसमें क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी, यानी बना दूंगा आईएनजी फॉर्म और ये बन जाएगा टॉकिंग। अब देखिए क्या बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या के प्रश्न से मिलता है, बट यहां देखिए क्या बात कर रहे थे ये नहीं है, यानी कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आगे हम चलेंगे मैनर प्लेस टाइम। मैनर प्लेस टाइम में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला प्रश्न आप करते हैं किसको या किससे। तो किससे बात कर रहे थे,
बच्चों से बात कर रहे थे या बच्चों के साथ बात कर रहे थे। तो बच्चों के साथ बात कर रहे थे, क्या हो जाएगा, विद स्टूडेंट्स। अब कैसे बात कर रहे थे और क्यों बात कर रहे थे, भाई अगला 2 स्टेज यही होता है ना, मैनर पता करने का। तो खैर उन दोनों का आंसर नहीं दिया गया था, तो उसको हमने ट्रांसलेट नहीं किया। अब आता है प्लेस। अगर प्लेस की चर्चा की होती कि क्लासरूम में, प्रिंसिपल ऑफिस में, स्कूल प्रीमाइसेस में, जहां कहीं भी अगर दिया होता तो आप प्लेस लिखते, अगर टाइम दिया होता तो आप टाइम भी मेंशन करते। ओके एवरीवन। अब देखिए ऐसे मैंने अगला एग्जांपल लिया हुआ है कि बच्चे अपना प्रश्न हल कर रहे थे। जब बच्चों को देखा गया तो वो कोई काम करने में लगे हुए, वो काम जारी था, परंतु अब नहीं हो रहा है, वो काम फिनिश हो चुका है, वो जो उनका सॉल्व करने का समय था वो जा चुका है। तब हम इस काम को बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कौन सॉल्व कर रहा था, बच्चे सॉल्व कर रहे थे, स्टूडेंट्स। अब चूंकि स्टूडेंट्स देखिए प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे हुआ। अब जैसे हमें वर्ब मिल गया, अब देखेंगे ये बच्चे काम क्या कर रहे थे, ये बच्चे सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने लिख दिया सॉल्व। अब चूंकि मुझे बताना था उस समय ये काम जारी था, तो जारी रहने को बताने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी। तब हो जाएगा स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग। अब हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या का प्रश्न करने में, क्या सॉल्व कर रहे थे, आंसर मिलेगा अपना प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, अपना प्रश्न यानी कि देयर क्वेश्चन। और देखिए ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट होगी। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पिताजी मूवी देख रहे थे, जब मैंने उनको देखा, जो वो वक्त था वो मूवी देख रहे थे, परंतु जब मैं ये बात किसी से बता रहा हूं तब उनका मूवी देखने का वक्त समाप्त हो चुका है, अब वो मूवी नहीं देख रहे हैं। यानी कि इस वाक्य को मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा, सबसे पहले मैं जिनकी बात कर रहा हूं मैं उनका नाम यहाँ पे लिख लूंगा। तो कौन मूवी देख रहे थे, आंसर आएगा मेरे फादर, मैंने ये लिख लिया। अब बताइए माई फादर सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंपली सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैंने वॉज लगा दिया। अब मेरे पिताजी काम क्या कर रहे थे, भाई मूवी देख रहे थे, देखना को बोलते हैं वॉच, तो स्टूडेंट्स मैंने लगा दिया वॉच। और चूंकि उस समय वो काम जारी था, ये बताने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, आईएनजी। तो ये हो जाएगा माय फादर वाज वाचिंग। ऑब्जेक्ट पता करना है, क्या देख रहे थे, आएगा आ मूवी, एक पिक्चर देख रहे थे। और इस प्रकार से देखिए सेंटेंस कितना इजीली बन गया, बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद करना है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि वो क्या प्लान कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे कि वो अगले महीने कहां जाएंगे, शिमला जाएंगे। यानी कि मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना, या जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मैंने उन लोगों की बात सुना कि वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कहां की, शिमला जाने की। इसको मैं कैसे बोलूंगा, दे वर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने कहां जा रहे थे, शिमला जा रहे थे। फिर कोई कुछ भी हुआ, आगे की वो कहानी होगी। यानी कि ये जो शिमला जाने का काम है ये हो चुका है, ये बीते हुए समय में हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे फिर देखिए, मैंने देखा कि वह, यानी कि मान लीजिए कि मेरा भाई है, मैंने बताना ही गया घर पे, किसी ने पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा था, मैंने बताया अरे वो क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब मैं इस बात की रिपोर्टिंग कर रहा हूं तब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, शायद किसी और काम में लगा होगा, जो भी कर रहा होगा। फिलहाल मैं तब की बात बता रहा हूं जब मैंने उसको देखा था। अब मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले लूंगा, सब्जेक्ट, मैंने भाई के लिए ही यूज कर दिया। फिर मैं बोलूंगा वॉज, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई चूंकि जारी थी तो मैंने आईएनजी लगा दिया। सो ही वॉज स्टडीइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहा था ये नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट गायब है। फिर किसको पढ़ रहा था ये भी नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। लेकिन कैसे पढ़ रहा था, भाई पहले किसको, फिर कैसे, फिर क्यों, ये 3 प्रश्न लगातार पूछते हैं। फिर हम क्या पूछते हैं, कहाँ, और फिर अंत में पूछते हैं कब या कब से। तो कैसे पढ़ रहा था, अपने दोस्तों के साथ, तो मैं बोलूंगा विद हिज फ्रेंड्स। अब देखिए इन सारे प्रॉपर फॉर्मेट को मैंने फॉलो कर लिया और मेरा वाक्य, मेरा सेंटेंस बन करके कंप्लीट हो। तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां पे कोई बीते हुए समय में कोई काम चल रहा हो तो आप यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए यही सारे वाक्य आपके, यही सारे सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो जाए, तो देखिए सिचुएशन तो वही होगी, बस आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं नॉट का। और नॉट हमेशा कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। देखिए सेम सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टीचर वॉज नॉट टॉकिंग, टीचर बात नहीं कर रहे थे। फिर मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स वर नॉट सॉल्विंग, बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे थे। तो हर जगह पे नॉट आप कहां पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। माई फादर वॉज नॉट वॉचिंग, तो मेरे पिताजी मूवी नहीं देख रहे थे। वैसे यहां पे दे वर नॉट गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने शिमला नहीं जा रहे थे। एंड ही वॉज नॉट स्टडीइंग विद हिज फ्रेंड्स,
वो अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया। काफी सिंपल सेंटेंस था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा। चलते खैर अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। जो मेरे बच्चे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि आखिरकार सिंपल इंट्रोगेटिव होता क्या है। सिंपल इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर हम सामने वाले किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं और वो एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर आप किसी से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई ऐसा प्रश्न लिखना चाहते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो आपको बस एक चेंज का ध्यान रखना है। देखिए सारे रूल्स आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव जैसे ही हैं, बस एक आपको चेंज ये ले आना है कि उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा वो बिल्कुल शुरू में आ जाए। जैसे कि हमने पहले क्या लिखा था, टीचर वॉज टॉकिंग विद स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों से बात कर रहे थे। फिर टीचर वॉज नॉट टॉकिंग विद स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों से बात नहीं कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न अगर ये बन जाए, क्या टीचर बच्चों से बात नहीं कर रहे थे? इस वाक्य में मैंने प्रश्न भी पूछा और नॉट भी, नहीं भी शब्द लगाया। तो ऐसे वाक्यों में बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर सिंगुलर था तो मैंने क्या लगा दिया, वॉज। सो वॉज टीचर नॉट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि नॉट कहाँ रहेगा, नॉट बेटा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, ये सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए पहले मैं लिखा था स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस, बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बट मेरा प्रश्न ये बन जाए, क्या बच्चे अपना प्रश्न सॉल्व कर रहे थे? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर स्टूडेंट्स सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करेंगे, जो वॉज और पहले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ था, अब वही पहले लग गया और पहले लगते ही ये क्या बन गया है, ये बन गया एक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार मैंने एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, क्या मेरे पिताजी मूवी देख रहे थे? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, तो क्या करूंगा, पिता के पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और माई फादर के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो वॉज माई फादर वॉचिंग अ मूवी। वैसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या अगले महीने वो शिमला जा रहे थे? तो वर दे, वर क्यों लगाए, क्योंकि दे यहाँ पे क्या प्लूरल प्रोनाउन है। वैसे यहाँ पे क्या वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा था? मान लीजिए ऐसा प्रश्न मैं बना रहा हूं जहां पे नहीं शब्द आ रहा है, तो अब मेरा सेंटेंस क्या होगा, वॉज ही। वॉज क्यों लगा, क्योंकि ही सिंगुलर प्रोनाउन है। सो वॉज ही नॉट स्टडीइंग विद हिज फ्रेंड्स। आई होप अभी आपके लिए आसान हो गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव की। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं बेटा, उसमें एक क्वेश्चन वर्ड कोई न कोई प्रयोग में आया हुआ होता है, यूज हुआ होता है। बस आपको ध्यान क्या देना होता है कि आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही होगा। जैसे देखिए पीछे लिखा हुआ था मैंने, वॉज टीचर नॉट टॉकिंग विद स्टूडेंट्स। अब इसमें है क्या कि मुझे मान लीजिए कोई डबल इंट्रोगेटिव बनाना है कि टीचर बच्चों के साथ बात क्यों नहीं कर रहे थे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, क्यों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वाई। तो आप शुरू में क्या लगा देंगे, वाई। सो वाई वॉज टीचर नॉट टॉकिंग विद स्टूडेंट्स। देखिए सारा फॉर्मेट आपका वही है, या वो कब बात नहीं कर रहे थे, और कब को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में बिल्कुल क्या लगा दिया है, व्हेन। बाकी सारा फॉर्मेट वही है कि व्हेन के बाद सब्जेक्ट होगा। यहाँ जरा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्य में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि ये जो वॉज वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो ले जाकर के उस सब्जेक्ट के बाद लगा देते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉज वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा और सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्या एवरीवन, अब जरा सेकंड देखिए, मैं पूछूं कि बच्चे कहां पर क्वेश्चन सॉल्व, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो कहां की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। सॉरी, सो यहां क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वेयर वर स्टूडेंट्स सॉल्विंग देयर क्वेश्चन। ओके एवरीवन। ऐसे यहां पे देखिए, मेरे पिताजी कब मूवी देख रहे थे, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पे देखिए क्या सेम है, सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा कि वॉज माई फादर वॉचिंग अ मूवी। अब उसी मैंने कब जोड़ दिया, कोई प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, तो उसकी बस जो वर्ड होगा इंग्लिश में उसको हम लिख देना है। जैसे कब देख रहे थे, तो व्हेन। अब मैं ये बोलूं कि वो अगले महीने शिमला क्यों जा रहे थे, यहाँ देखिए वर दे गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ। यही तो सिंपल इंट्रोगेटिव था, हमने बस एक चेंज क्या किया है कि हमने शुरू में क्या लगा दिया, वाई। क्योंकि हम जो वाक्य बनाना चाहते हैं उसमें क्यों का अर्थ हम मेंशन करना चाहते हैं। उसी प्रकार
वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था। आप देखिए, वॉज ही नॉट स्टडिंग विद हिज फ्रेंड्स, ये सिंपल इंट्रोगेटिव था कि क्या वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि यहीं पर मैं क्या ऐड करना चाहता हूं कि वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा था, तो क्यों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, और इसलिए मैंने यहाँ पे वाई ऐड किया। आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए इजी हो गया होगा स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। और स्टूडेंट्स, इस पार्ट को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपली कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है कि उन्हें पास्ट परफेक्ट के साथ जाना चाहिए, या फिर पास्ट इंडिफरेंट के साथ, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले बात क्या ध्यान देनी है कि परफेक्ट वास्तव में होता क्या है। तो परफेक्ट वास्तव में बेटा वो काम होता है जहां पे कोई वर्क कंप्लीटली पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यानी ऐसा काम पास्ट परफेक्ट में होगा जिसका प्रभाव वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ना हो। पहली बात आपको ये ध्यान देना है, यानी ऐसे काम को आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे जो कि प्रेजेंट में जिसका प्रभाव ना हो। अब आपको लगेगा सर पास्ट इंडिफरेंट में भी आपने यही बताया था, जिन बच्चों ने मेरी पास्ट इंडिफरेंट की वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैंने पास्ट इंडिफरेंट में भी यही बोला था कि पास्ट इंडिफरेंट में भी आप उन्हीं कामों को रखते हैं जो काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका हो और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो। यानी कि जब आप उस वाक्य को बोल रहे हो तो वो काम वास्तव में चल ना रहा हो, ना तो वो समय चल रहा हो जिस समय में वो काम किया गया था। अब यहां से आपको कंफ्यूजन होगी कि सर फिर पास्ट इंडिफरेंट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, यहां से बस आप इतना समझना है कि वास्तव में अगर कोई काम कंप्लीटली फिनिश हो गया है और एक काम की चर्चा हो रही, ध्यान दीजिए मैंने अभी जो वर्ड यूज किया, जो सेंटेंस यूज किया कि केवल एक काम की चर्चा हो रही हो, किसी और दूसरे काम का हिंट ना मिल रहा हो, या ना तो किसी दूसरे काम की चर्चा हो रही हो, केवल वो काम समाप्त हुआ हो और कहां पे गया हो, पास्ट में चला गया हो, वर्तमान में उसका कोई प्रभाव ना हो, तो उस सिचुएशन में केवल आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि पास्ट टेंस में आप दो कामों की बात कर रहे हैं, वर्क नंबर 1 एंड वर्क नंबर 2, तो अब यहां पे आपका रोल स्टार्ट होगा पास्ट परफेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी पास्ट में दो कामों की आप चर्चा कर रहे होंगे, तो अगर स्थिति ऐसी बनती है कि कोई एक काम पहले हुआ हो और कोई एक काम बाद में हुआ हो, तो आपको यह ध्यान देना है कि जो काम बिल्कुल फिलहाल में खत्म हुआ है, यानी कि जो काम कम पुराना है, उसको आप ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडिफरेंट में, और जो काम थोड़ा सा ज्यादा पुराना यानी जिसको हुए थोड़ा सा ज्यादा वक्त बीत चुका है, उसको आप ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। यानी कि अब यहां से आपको ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप पास्ट में दो कामों की बात कर रहे हो, किसी एक काम के रिगार्डिंग दूसरे काम की चर्चा हो रही होगी, तभी पास्ट परफेक्ट का एग्जिस्टेंस होगा। ओके एवरीवन, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप या लॉजिकली आपने ये तो सुना होगा ना कि हर बाप का भी बाप होता है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब पास्ट में दो होंगे तो जो पहला वर्क जो रिसेंटली अभी अभी कुछ देर पहले पास्ट में गया है वो पास्ट इंडिफरेंट में होगा, और उसके पहले जो काम पास्ट में गया था वो होगा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि यहां देखिए दो मैंने काम लिया हुआ है कि मान लीजिए काव्या कोई यहाँ पे एक मेड है, या समझिए काव्या कोई एक लड़की है जिसके किसी काम की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कि काव्या को कुछ काम दिया गया था, काव्या ने पहले अपने काम को खत्म किया और फिर वो अपने घर चली जाती है। अब मान लीजिए कि काव्या का हम ऑफिस का शेड्यूल मान लेते हैं कि काव्या का कोई काम है, वो 10 to 4 ये उसका ऑफिस का शेड्यूल है। अब हुआ क्या कि काव्या ने पहले अपने काम को खत्म किया और खत्म करने के बाद वो घर भी चली गई। अब टाइम 4 बजे के बाद की बात हम बात करें, मान लीजिए 5 बज चुके हैं। अब बॉस ने काव्या के बारे में पूछा कि यानी काव्या कैसे चली गई, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट क्या करेंगे कि सर काव्या ने अपना काम खत्म किया और फिर वो घर चली गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं, ये पास्ट में
दो काम हुआ, क्योंकि 5 बजे मैं पूछ रहा हूं और उसकी ऑफिस टाइमिंग क्या थी, 10 to 4 ही थी, यानी कि उसका दोनों काम, घर जाने का काम प्लस उसके काम को खत्म करने का जो शेड्यूल था, दोनों पास में जा चुका है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, पहले उसने क्या किया, पहले उसने काम को फिनिश किया और फिर वो घर गई, यानी कि किस काम को हुए ज्यादा वक्त हो गया है, तो आप कहेंगे सर काम को खत्म की हुई, क्योंकि पहले काम खत्म की होगी, फिर अपना बैग वगैरह पैक की होगी, फिर अपने वो घर गई होगी। तो जो काम पहले खत्म होगा, जिसको खत्म हुए देर हो गया है, जो ज्यादा पास्ट में चला गया है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो कम अभी कुछ हाल ही फिलहाल कुछ देर पहले ही पास्ट में गया है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये होता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। यानी कि जब केवल एक काम की चर्चा हो रही हो, तब आप केवल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहीं पर बीते हुए समय के लिए एक काम की तुलना दूसरे काम से की जा रही हो, दोनों को आपस में एज अ रिलेशन यूज किया जा रहा हो, तब आप देखेंगे कि कौन सा काम ज्यादा पुराना है उस टाइम के रिगार्डिंग। तो जो काम ज्यादा पुराना होगा वो होगा पास्ट में, जो कम पुराना है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे देखिए ये एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट हैड फिनिश्ड देयर लंच बिफोर टीचर केम इन द क्लास। अब मान लीजिए हुआ क्या, सॉरी, कि बच्चों का लंच का टाइम चल रहा था, बच्चों ने पहले लंच किया, लंच फिनिश होने के बाद क्लास टीचर क्लास में आते हैं, वो भी अपनी क्लास अटेंड करते हैं, फिनिश करके चले जाते हैं। अब बाद में अगर कोई रिपोर्टिंग लेना चाहे कि टीचर के आने से पहले बच्चों ने क्या अपना लंच फिनिश कर लिया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई टीचर भी आए और बच्चे लंच भी किए। तो जरा आप देखिए कौन सा काम ज्यादा पुराना हुआ, ये काम देखिए ज्यादा पुराना हुआ, क्योंकि स्टूडेंट हैड फिनिश्ड देयर लंच, बच्चों ने अपना खाना खत्म किया किसके पहले, बिफोर टीचर केम इन द क्लास, टीचर के क्लास में आने से पहले। तो यानी कि बच्चों के लंच खत्म करने वाले पार्ट को आप ट्रांसलेट करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट। और जो काम उसके पहले हुआ है उसके बाद हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके एवरीवन, यानी कि भाई पहले लंच किया और फिर टीचर आए, यानी कि कौन सा काम कम देर हुआ भी, तो आप कहेंगे टीचर की आने का काम। मान लीजिए एक एग्जांपल से यहां पे समझते हैं टाइम जोन में लेकर के, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर पाऊं। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पर थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। देखिए मान लीजिए कि आपका लंच फिनिश हुआ 10:45 पे और 10:50 पे टीचर आपकी क्लास में आते हैं, अपनी क्लास को अटेंड करते हैं और वो 11:45 पे आपकी क्लास से चले गए। अब क्या होगा कि 12 o'clock की मान लीजिए कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, तो अब देखिए अगर 12 o'clock के रिगार्डिंग आप देखोगे तो 11:45 भी पास्ट में है और यहाँ पे 10:45 भी पास्ट में। बट जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कौन सा काम ज्यादा पुराना है, तो आप देखेंगे लंच करने का काम ज्यादा पुराना है, क्योंकि 12 पे जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हो तब लंच कब हुआ था, 10:45 पे हुआ था, और टीचर की क्लास कब खत्म हुई, 11:45 पे हुई। तो जो काम कम पुराना होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो ज्यादा पुराना होगा वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट। ओके एवरीवन, और रही फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरीके सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बेटा आप यूज करते हैं हैड, फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब, और फिर आप लगाएंगे वर्ब की उसमें थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एमपीटी यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम, जिसपे ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका। अब यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्या लिया है कि ही कॉल्ड मी आफ्टर आई हैड रीच्ड मनाली, यानी कि मुझे मनाली जाना था। अब उसने मुझे कब कॉल किया, तो एक्चुअली मैं पहले मनाली पहुंचा और उसके बाद उसने मुझे कॉल किया। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा काम पहले हुआ, आई हैड रीच्ड, मेरे मनाली पहुंचने के बाद उसने कॉल किया। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि पहले मैं, मान लीजिए मैं 11 AM पे मनाली पहुंच गया और उसने मुझे 11:40 पे क्या किया, उसने कॉल किया। अब ये जो रिपोर्टिंग की जा रही है मान लीजिए 12 o'clock पे की जा रही है, तो आप खुद बताइए अगर 12 o'clock के कंपैरिजन में आप तुलना करेंगे तो कौन सा काम ज्यादा पुराना। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर मनाली पहुंचने का काम ज्यादा पहले हुआ, क्योंकि मनाली में कब पहुंचा,
11 पे पहुंचा, उसने कॉल कब किया 11:40। तो जो ज्यादा पुराना काम हो गया है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और वो काम जो अभी भी फिलहाल में फिनिश हुआ है, जिसको कम वक्त हुआ है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके एवरीवन, एंड ही हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर फादर कॉल्ड हिम। तो देखिए वो स्टेशन पहुंचा किसके, पापा के कॉल करने के पहले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वह स्टेशन पहुंचा, जब स्टेशन पहुंचा था उसके बाद पापा ने कॉल किया। मान लीजिए कि जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो 10 o'clock पे क्या होता है, स्टेशन पहुंच जाता है, और 10 पे पापा ने क्या किया, कॉल किया। अब 10:45 पे अगर इस काम की आप रिपोर्टिंग करेंगे तो जरा आप बताइए कि कौन से काम को हुए ज्यादा देर हुआ। लड़का 10 o'clock पे पहुंचा और पिताजी ने कॉल किसने पे किया, 10:10 पे किया। यहाँ पे आप पाएंगे कि 10 o'clock जब लड़का पहुंचा तब 10 बजे थे, इस काम को हुए 45 मिनट हो चुके हैं और पिताजी को कॉल किए हुए केवल 35 मिनट्स ही हुई है। तो कौन सा काम ज्यादा पुराना है, उसके स्टेशन पे पहुंचने का। तो ये पार्ट किसमें ट्रांसलेट होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये वाला हिस्सा किसमें ट्रांसलेट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट टेंस में दो कामों की चर्चा कर रहे हैं। ओके एवरीवन, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप वाकई में दोनों सेंटेंस हो, तो कभी आपको ऐसा सेंस आ रहा हो, ऐसा मीनिंग मिल रहा हो कि वास्तव में जिस काम की मैं चर्चा कर रहा हूं उस काम के पहले कोई, उस काम के हाल फिलहाल में कोई एक काम हुआ है, और जिस काम को आप परफेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ज्यादा पुराना है, यह जरूर होना चाहिए। और खैर जब इन्हीं का आप नेगेटिव बनाएंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बट फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे डाउट हुआ है, तो इस पर एक बार फिर से मैं लाइव सेशन ले लूंगा, जिससे आप लोग का कंफ्यूजन शॉर्टली सॉर्ट आउट में कर पाऊं अपने लाइव सेशन में। अब देखिए, अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है कि काव्या हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, काव्या ने अपना काम नहीं पूरा किया था, क्या, पापा के आने से पहले। ओके एवरीवन, तो अब देखिए अगर ऐसा सेंटेंस बन जाए तब भी आप क्या देखेंगे, कौन सा काम ज्यादा पुराना है, जो काम ज्यादा पुराना हो तो उसे आप किसमें ट्रांसलेट करेंगे, परफेक्ट। और यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि नॉट कहाँ अप्लाई करेंगे, नॉट आप अप्लाई करेंगे हैड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बाकी सारा फॉर्मेशन आपका एज इट इज अफर्मेटिव जैसा होगा। अब स्टूडेंट्स ने अपना लंच फिनिश कर लिया था। अब देखिए जब ये वाक्य में बोल रहा हूं तो आपका अधूरापन लग रहा होगा कि कर लिया था, पक्का उसके बाद कुछ और काम हुआ था। अभी फिलहाल मैंने उस काम की चर्चा नहीं की। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको डेफिनेटली अगर वहां पे पास्ट परफेक्ट स्टूडेंट्स यूज होना होगा तो पक्का वहां पे कितने काम दिए होंगे, दो काम दिए होंगे। और आप ये रियलाइज करेंगे उन दोनों में से जो पहला काम है सिंपली उसको अभी पास्ट में आए कम समय हुआ है, और जिस काम को वो पास्ट परफेक्ट में आपसे करवाना चाहता है उस काम को खत्म हुए ज्यादा वक्त हो चुका है। ओके फ्रेंड, सिंपली आपको डेफिनेटली ऐसा देखने को मिलेगा अगर ऑप्शन में वो आपसे पास्ट परफेक्ट को सॉल्व कराना चाहता है तब। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हैड नॉट फिनिश्ड। या सिंपली अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे भी देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट। नॉट आप कहां पे अप्लाई करेंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब की बात, आई हैड नॉट विजिटेड मनाली। देन आफ्टर ही हैड नॉट रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचा था, हैड नॉट। नॉट कहां पे लगा है, हेल्पिंग वर्ब की बात। ऐसे ही अमन हैड नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, अमन ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, तो नॉट कहां पे लगाएंगे, हैड की बात। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन का प्रश्न पूछना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। हैड क्या बताए, काम कंप्लीटली खत्म हो गया है और पहले वर्ग की तुलना में इसको खत्म हुए ज्यादा समय हो चुका है। फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर मेन वर्ब का आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सिखाया है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, आप व्हाट का क्या का प्रश्न करके फाइंड आउट करेंगे और फिर आप इस्तेमाल करेंगे एमपीटी, मैनर, ट्रेस और टाइम। अब अगर इसी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसका सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करना है। अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव कहीं पे भी आएगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी टेंस की बात हो रही है उसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले। क्या काव्या अपना काम पूरा कर चुकी थी, या वाक्य क्या बन सकता है, क्या पिताजी के आने से पहले काव्या अपना काम पूरा कर चुकी थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड काव्या।
हैड काव्या क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे काव्या के पहले हैड लगा दिया है और फिर काव्या के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और एमपीटी इस्तेमाल करें। सिंपली सेकंड में भी आप देखिए, हैड स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच, क्या बच्चों ने अपना लंच खत्म कर लिया था? आगे आप कोई भी ऐसा वर्ग जोड़ सकते हैं जो उसके बाद हुआ रहा हो। क्या शिक्षक के कक्षा में पहुंचने से पहले बच्चों ने लंच कर लिया था? यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, जब दो काम का सेंस आ रहा होगा तो जो काम को हुए ज्यादा पुराना हो चुका है तो उसको आप किसमें ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट परफेक्ट। ऐसे यहाँ पे देखिए, हैड आई विजिटेड मनाली, क्या मैं मनाली विजिट करने गया था? बाकी इसके एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हैड ही रीच्ड द स्टेशन, क्या स्टेशन वो पहुंच चुका था? आगे क्या बोल सकते हैं, क्या पिताजी के आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हैड अमन सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, क्या अमन ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था? अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि आगे कोई पक्का वाक्य था जो कि हल्का अधूरापन से आपको महसूस हो रहा होगा। यानी कि अब आपको क्लियरली मालूम हो जाना चाहिए कि जब कभी भी केवल एक काम की चर्चा हो रही हो और वो काम पास्ट में है, तब हमेशा आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? इंडेफिनिट। आपको परफेक्ट तभी यूज करना है जब साइड बाय साइड, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट कितने काम की बात चल रही हो? दो काम की बात चल रही हो और दोनों में से जो ज्यादा पुराना होगा उसको आप ट्रांसलेट करेंगे परफेक्ट में, जो कम पुराना हुआ होगा उसको किस में ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, वहीं पर अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव की, कई बार मैं बता चुका हूं, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि बस जो भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है उसको आपको बिल्कुल शुरुआत में लगा देना है। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट आप देख रहे हैं सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। पहले हैड है, फिर काव्या यानी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एमपीटी। जैसे कि काव्या अपना काम कब पूरा कर चुकी थी, तो कब क्या, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, ये डबल इंट्रोगेटिव है। कब को जो भी इंग्लिश में बोलते होंगे आप उसको लिखना पड़ेगा। तो कब को क्या बोलते हैं? व्हेन बोलते हैं, पहले व्हेन लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात कर रहे होंगे या जो भी काम को कर रहा होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो जो सब्जेक्ट है कौन सा काम कर रहा है, उस काम को इंग्लिश में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट और एमपीटी अप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार हर जगह होगा। वेयर हैड स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच, बच्चों ने अपना लंच कहां पर फिनिश किया था? अब यहां पे देखिए कहां पर किया था और कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। यहां पे क्या हो जाएगा? वेयर यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच। ओके एवरीवन। ऐसे थर्ड क्वेश्चन को भी आप देखिए, व्हेन हैड आई विजिटेड मनाली, मैं मनाली कब विजिट करने गया था? तो पुराने समय की बात हो रही है, कब के लिए हमने व्हेन लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया। जो मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर मैनर प्लेस टाइम। इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद करना क्योंकि यहीं पे आप मिस्टेक कर। ऐसे फोर्थ नंबर देखते हैं, हाउ हैड ही रीच्ड टू द स्टेशन, यहाँ पे टू द स्टेशन होगा। ओके, तो अब देखिए हाउ के बाद मैंने क्या यूज किया? हैड। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और स्टेशन। ओके एवरीवन। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन हैड अमन सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, अमन ने अपना प्रोजेक्ट कब सबमिट किया था? ओके, तो कब के लिए? व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अमन, फिर सबमिटेड, फिर हिज प्रोजेक्ट। और ध्यान रखिए कि जब आपके एग्जाम में आएगा इन सब के बाद डेफिनेटली एक आपको हिंट मिलेगा जिसमें एक और वर्ब होगा, जहां पे एक और वर्क की बात चल रही होगी और वो भी वर्क का जो इंपैक्ट है पास्ट में होगा, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में नहीं होगा। ओके एवरीवन। सो विद दिस ये फिनिश्ड हो गया। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले आपको यहां पे जानना होगा कि आखिरकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात किया था, वही कॉन्सेप्ट यहां होगा, बस एक चेंज होगा। पहला काम देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी जो वर्क होगा, कुछ काम खत्म हो चुका होगा और कुछ काम अभी भी कॉन्टिन्यू होगा, अभी भी चल रहा होगा। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है, तो जब आप उस वाक्य को बोल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको उस काम का इंपैक्ट प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलेगा, बल्कि वो पास्ट टाइम में रहा। और एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बेटा चर्चा हो रही होगी तो उसमें टाइम जरूर दिया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है कि स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है कौन उस काम को कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड बीन यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैनर और प्लेस और फिर टाइम।
टाइम के पहले आपको ध्यान देना है कि आपको टाइम के पहले या तो फॉर यूज करेंगे या तो सिंस यूज करेंगे। जिन बच्चों ने मेरी प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट वीडियो देखी होगी वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि सिंस का यूज क्या होता है, फॉर का यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे बस इतना बता दूं, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इन शॉर्ट, जहां पर किसी काम के शुरू होने का केवल वक्त बताया जाए तो वहां पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं पे आपको यह बताया जाए कि कोई भी कार्य कितनी देर तक चला, कितने दौरान तक वो कार्य चला, तो वहां पे आप फॉर का अप्लाई करें। एग्जाम्पल जैसे यहां देखते हैं कि राहुल सुबह से गेम खेल रहा है, सॉरी खेल रहा था क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर खेल रहा है तब तो वर्तमान में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। तो सुबह से गेम खेल रहा था, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट। तो कौन खेल रहा था? आंसर आपको मिलेगा भाई राहुल खेल रहा था, तो यहाँ पे राहुल लिख दिया। अब चूंकि सब्जेक्ट मिल गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो बस फिर क्या हमें हैड बीन लगा देना है। जैसी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, आप देखिए ये जो सब्जेक्ट है काम क्या कर रहा था वाक्य के अनुसार, तो हमने देखा वहां पे राहुल के खेलने की बात की गई, हमने क्या लगा दिया? प्ले। अब चूंकि जब मैंने ये काम मेंशन किया, मैं उसका समय भी बता रहा हूं प्लस ये भी बता रहा हूं काम जारी है, तो मैं हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। ये बन गया राहुल हैड बीन प्लेइंग। अब बारी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या का प्रश्न करने पे। तो क्या खेल रहा था? आंसर आया गेम खेल रहा। अब सुबह से खेल रहा था, देख कितने दौरान तक खेला, कितनी देर तक खेला, ये बात नहीं हो रही, केवल सुबह शुरुआत की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? सेंस। ओके एवरीवन। अब देखिए यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो अगर मैं बोलूं कि वो 2 घंटे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, कर रहे थे का मतलब क्या हुआ? वो बीते हुए समय में कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं भाई। अब वो शायद किसी और काम में बिजी होंगे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे, वो बीते हुए समय में कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। कौन लोग सॉल्व कर रहे थे? आंसर आएगा वे लोग। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। जब सब्जेक्ट मिल गया है अब हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। अब ये लोग काम क्या कर रहे थे? ये लोग सॉल्व कर रहे थे, तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया? सॉल्व। अब चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे? आईएनजी। सो इट हैज बिकम सॉल्व। क्या सॉल्व कर रहे थे? कोई प्रॉब्लम थी, कोई क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर रहे थे। क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम। अब सीधा टाइम दिया गया 2 घंटे, 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे एक दौरान मैंने बताया कि वो कार्य कितने दौरान तक चला, कितने समय तक चला। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, अब अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं बोलूं कि वो टीचर पिछले फ्राइडे से पढ़ा रहे थे, पिछले फ्राइडे से पढ़ा रहे थे, यानी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, एक रिपोर्टिंग बस की जा रही, पिछले हफ्ते से पढ़ा रहे थे। तो वो टीचर्स यही सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन लोग? वो टीचर्स। तो क्या हो जाएगा? दोज टीचर्स। अब सब्जेक्ट मिल गया, अब हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। और वो टीचर कर क्या रहे थे? टीच कर रहे थे भाई, पढ़ा रहे थे। फिर क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। और कब से? लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे एक याद रखिएगा, कहीं पे किसी भी डेट में अगर लास्ट लग जाए तो लास्ट लगते आप समझ जाइए कि वहां पे आपको क्या यूज करना है? सिंस का यूज करना है। ओके एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 4, आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1 आवर। मैं उससे पिछले 1 घंटे से बात कर रहा था। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो लास्ट 1 आवर हैड बीन टॉकिंग। अब यहां पे देखिए वह 2 घंटे से सो रही थी, तो फिलहाल नहीं सो रही, बीते हुए समय में सो रही थी। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की, मैंने उसका वक्त भी बताया कि वो कार्य कितनी देर से चल रहा था। 2 घंटे का काम पूरा हो चुका है बट अभी भी उसका काम सोने का जारी है। तो कौन सो रहा था? शी। अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर काम क्या करे? स्लीप, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, स्लीपिंग। और कब से? सिंस। सॉरी यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर क्यों लगेगा? यहाँ पे देखिए आपको पीरियड ऑफ टाइम से बात, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव फिनिश हो गया। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि नेगेटिव में किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो नेगेटिव में बेसिकली बेटा होता क्या है कि सारे बच्चे जानते हैं कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि जो नॉट का यूज हुआ है वो ठीक हैड के बाद हुआ है, यानी कि किसके किसके बीच में हुआ है? हैड और बीन के बीच में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हैड बीन नॉट नहीं होता है, बल्कि हैड नॉट बीन होता है, यानी कि नॉट हैव और बीन के बिल्कुल बीच में लगता है। वह सुबह से मैच या गेम नहीं खेल रहा था। नहीं खेल रहा तो क्या हो जाएगा? राहुल हैड नॉट बीन। ये देखिए वो 2 घंटे से प्रश्न नहीं हल कर रहे थे,
सो दे हैड नॉट बीन, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैड नॉट बीन। नॉट बीच में क्यों लगाया, क्योंकि रूल है हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, दोज टीचर्स हैड नॉट बीन, यहाँ पे भी देखिए क्या है, हैड नॉट बीन। क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है, क्योंकि नॉट हमेशा कहाँ लगेगा, दोनों के बीच में। बाकी सारी बातें एज इट इज पहली जैसी होगी। यहाँ पे आई हैड नॉट बीन टॉकिंग, यहाँ पे भी क्या है, आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1 आवर, मैं उससे पिछले 1 घंटे से बात नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स, सॉरी ये फॉर होगा, ये मिस्टेक यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, फॉर है, फॉर 2 आवर्स। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट कहाँ पे है, हैड और बीन के बीच। ओके एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव की। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है बेटा, जब कभी भी आप सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे हैड बीन को शुरू में ले जाएंगे, जी। एक रूल याद रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या, वर्ड्स की संख्या 1 से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में आप जो भी चेंजेस करते हैं केवल पहले वर्ड में करते हैं, बाकी सारे रिमेनिंग वर्ड एज इट इज अपनी जगह पर होते हैं। तो यहाँ पे यानी देखिए कि हैड कहाँ पे आ गया है, सब्जेक्ट के पहले आ गया है, लेकिन नॉट बीन कहाँ है, अभी भी सब्जेक्ट के बाद है। बस इसी बात का आपको विशेष ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, या अफर्मेटिव था, नेगेटिव क्या बना, राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। बट जब इंट्रोगेटिव बेटा बनाएंगे तो जो हैड राहुल के बाद जा रहा था उस हेल्पिंग वर्ब को अब आप राहुल यानी कि सब्जेक्ट के पहले लिखना शुरू कर देंगे अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तब। वैसे यहां पे भी देखिए हो जाएगा हैड दे बीन, आप देख रहे हैं ना, हैड दे बीन। ओके, हैड कहां आ गया, सब्जेक्ट के पहले, और बीन एज इट इज अपनी जगह पे है। ओके सॉरी। नाउ थर्ड, हैड दोस टीचर्स बीन, यहां पे भी देखिए हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और बीन अपनी जगह पे। केवल हैड को आपको क्या करना है, बिल्कुल आगे शिफ्ट कर देना है सब्जेक्ट के पहले, जब आप सिंपल इंट्रोगेटिव का प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, यहां पे भी वही हुआ है, हैड आई नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1 आवर, मैंने हैड के बाद आई यानी सब्जेक्ट यूज किया है, फिर मैंने क्या यूज किया, नॉट बीन। ओके एवरीवन, ऐसे यहां पे जरा नेक्स्ट देखिए, हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी वही होगा कि हैड का यूज कहां होगा, सब्जेक्ट के पहले, और नॉट अगर आया है वाक्य में नई शब्द आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो नॉट ऑलवेज कहां जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो शी हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस। ओके एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जो कि अब आपको बहुत आसान लगने लग गया होगा। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि आपके प्रश्न में ही अब कोई भी क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको आप बिल्कुल शुरू में आप अप्लाई कर देंगे, बाकी सारा नियम जितना भी है सारा का सारा देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। हैड राहुल बीन प्लेइंग, हैड कहाँ पे देखिए, हैड सब्जेक्ट के पहले, सिंपल इंट्रोगेटिव यही होता था ना, और बीन कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। तो ये रूल हर जगह देखिए, यहाँ पे भी देखिए हैड दे बीन, हैड कहाँ है, देखिए पहले है। तो बस आपको करना क्या है, जो भी सिंपल इंट्रोगेटिव को फॉर्मेट मैंने सिखाया बिल्कुल शुरू में आपको क्या ऐड कर देना, क्वेश्चन वर्ड, और बस यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, व्हाई हैड दोस टीचर्स, यहाँ पे देखिए व्हाई के बाद हैड है, फिर दोस टीचर्स है, फिर बीन टीचिंग सिंस लास्ट फ्राइडे। एग्जांपल देखिए, वेयर हैड आई बीन टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1 आवर, मैं उससे पिछले 1 घंटे से कहां पर बात कर रहा था। तो वेयर आ गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वो जो बीन है वो लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस नॉट बीन हो जाएगा, फिर टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1। अगला एग्जांपल देखिए, व्हाई हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर, वह 2 घंटे से सो क्यों नहीं रही थी। तो यहां पे जरा देखिए व्हाई मैंने कहां पे लगाया हुआ है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब चूंकि नेगेटिव नॉट आया हुआ था तो नॉट कहां जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। ओके एवरीवन, सो विद दिस आज ये पास्ट टेंस के सेशन को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो मैं वीडियो ले आऊंगा वो फ्यूचर टेंस में कंप्लीट डिस्कशन होगा, जिसमें कंप्लीट फ्यूचर टेंस में फिनिश करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्पेशली वो कॉन्सेप्ट बच्चा जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का समझाया। ओके, उन सारे टॉपिक को जरूर आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा उस पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या वनडे एग्जाम्स में या सीयूटी जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है, और मैक्सिमम ऑफ टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सही आंसर नहीं दे पाते। वेल, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, drop your feedbacks as well in comment section. Okay everyone,
थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।